प्रश्नावली 12.2 स्टार्ट करते हैं आज। पहला, रेशमा दो प्रकार के भोज्य P और Q को इस प्रकार मिलाना चाहती है कि मिश्रण में विटामिन अवयवों में 8 मात्रक A, यहाँ कम से कम 8 मात्रक कह रहा है, ये बात लिखा नहीं है लेकिन इतना हमको मान के चलना पड़ेगा। तो कम से कम 8 मात्रक विटामिन A तथा 11 मात्रक विटामिन B हो। भोज्य P की लागत 60 रुपये प्रति केजी और भोज्य Q की लागत 80 रुपये प्रति केजी है। भोज्य P में 3 मात्रक प्रति केजी विटामिन A और 5 मात्रक प्रति केजी विटामिन B है, जबकि भोज्य Q में 4 मात्रक प्रति केजी विटामिन A और 2 मात्रक प्रति केजी विटामिन B पुनः छोड़े हुए है, विटामिन B है। मिश्रण की न्यूनतम लागत ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्वेश्चन में वह बात छोड़े हुए है विटामिन B, साथ ही साथ ऊपर यह छोड़े हुए है कि कम से कम 8 मात्रक विटामिन A तथा 11 मात्रक विटामिन B हो। तो इतनी बातों को समझने के बाद अब आइए क्वेश्चन पर। इस लेसन में जो भी क्वेश्चन है यह सब पिछले प्रश्नावली 12.1 की तरह ही है। फ़र्क यही है कि उसमें z का मान असमीका शब्द दिया था डायरेक्ट, इसमें z का मान इट मीन्स जो z का वैल्यू होता है और अभी वहीं z का मान z मीन्स उद्देश्य फलन और असमीका हमको स्वयं ज्ञात करके हल करना है। तो देखते हैं कि इसको कैसे हल करते हैं। सबसे पहले तो एक सारणी हम बनाएंगे, वह सारणी समझिए। भोज्य पदार्थ दो तरह का है, एक है P और एक है Q। अगला है विटामिन A, तो ये हो गया विटामिन A और अगला पद में है विटामिन B। क्या हो गया? विटामिन B। अब इसकी लागत राशि जो है, लागत राशि कितनी है? तो लागत राशि P की लागत राशि 60 रुपया प्रति केजी है और जबकि इसकी 80 रुपया प्रति केजी है। अब समझिए कि मिश्रण में विटामिन अवयवों में कम से कम 8 मात्रक होना चाहिए विटामिन A और 11 मात्रक होना चाहिए विटामिन B। भोज्य P की लागत 60 रुपये प्रति केजी, Q की लागत 80 रुपये प्रति केजी हो गया। भोज्य P में 3 मात्रक प्रति केजी विटामिन A और 5 मात्रक प्रति केजी विटामिन B है। किसमें? P में। Q में क्या है? 4 मात्रक विटामिन A और 2 मात्रक विटामिन B, वो भी छोड़े हुए हैं विटामिन B। इसलिए इस सारणी की सहायता से हम निकालेंगे किसका मान? Z का। उससे पहले इसमें मैं मात्रा मान लूँगा केजी में, इसमें मान लेते हैं क्या? X और Y कि इतनी मात्रा भोज्य P का X का है और Q का Y है। तो ध्यान दो कि प्रति केजी लागत है 60, तो x केजी का लागत क्या हो जाएगा? 60x जोड़ Q में प्रति केजी लागत है 80, तो y केजी का क्या हो जाएगा? ये होगा उद्देश्य फलन z का मान। किसका मान? प्रति केजी P में विटामिन A कितना है? 3 प्रति केजी, तो x केजी में क्या हो जाएगा? 3x प्लस
Q में 4 तो उसमें क्या हो जाएगा, यह कम से कम मात्रा है, मतलब कि इसका मान 8 या 8 से ज़्यादा होना चाहिए। ये रहा असमीका पहला। सेकेंड में आइए, कम से कम कितना होना चाहिए, 11 मात्रक। 1 kg में 5 तो x kg में 5x प्लस 2y, कम से कम मात्रा 11 होना चाहिए। इट मीन्स क्या कि इसका वैल्यू 11 या 11 से ज़्यादा, तब ना कम से कम 11 हुआ। तो जब z का मान आ गया, 2 असमीकाएँ आ गई, तो स्पष्ट है कि किलोग्राम कभी भी माइनस में तो होगा नहीं कि -3 किलोग्राम। तो मतलब कि बाकी जो पोर्शन है ये हमको पता है कि एक प्रथम चतुर्थांश में ही होगा। अब बाकी ये 2 असमीका के लिए हम एक हल क्षेत्र ज्ञात करते हैं। इसके लिए करते क्या हैं, तो सबसे पहले इस असमीका में मूल बिंदु हम रखते हैं। यह असमीका क्या है, 1, और ये असमीका है 2। 1 में 0,0 रखने पर, तो जब 1 में रखते हैं तो क्या हो जाता है, 3 गुने 0 प्लस बड़ा या बराबर 8। 0 में 0 जोड़ देंगे, क्या 0 8 से बड़ा है, 8 के बराबर है, तो ये क्या हुआ, असत्य है। इसलिए 0,0 हल क्षेत्र में नहीं होगा। पहली बात, सत्य होता तो होता। अगले स्टेप में आते हैं, सेकंड में देखते हैं, दूसरा में मूल बिंदु रखते हैं। 2 में 0,0 रखने पर क्या हो जाएगा बताइए, 5 गुने 0 प्लस 2 गुने 0 बड़ा या बराबर क्या, 11। दोनों 0 हो गया, 0 में 0 जोड़ेंगे 0। यह भी क्या है, जो कि असत्य है। अब इस अर्थ में भी 0,0 क्या हल क्षेत्र में नहीं होगा। इतना बात तो क्लियर हो गया। अब ध्यान दीजिए, इस समीकरण का संगत, इस असमीका का समीकरण लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस 4y बराबर 8 के लिए, इसके लिए x और y का मान क्या हो जाएगा, तो जिसके लिए 8 आ जाए, तो बताइए x और y का मान क्या रखें कि 8 आ जाए। x का मान यदि मैं 0 रखूं तो y का मान क्या रखना पड़ेगा, 2, यही न रखना पड़ेगा। और बताइए y का मान यदि मैं 0 रखूं तो x का मान कितना रखना पड़ेगा, 8/3, क्योंकि 0 खत्म हो गया, x का मान 8/3, 3 से 3 कट जाएगा, 8 आ जाएगा। ये मान क्या आ गया, a b, क्या आ गया मान। अब दूसरा असमीका का संगत समीकरण हम लिखते हैं। तो दूसरा असमीका का जब हम संगत समीकरण लिखेंगे तो देखिए उसके लिए क्या होता है। तो अगला क्या है बताइए, 5x प्लस 2y बराबर 11 के लिए x और y का मान क्या हो जाएगा, इसमें इसको हम मान लेंगे CD। तो बताइए क्या हो जाएगा। अगर x का मान हम 0 मानते हैं तो y का मान मानना पड़ेगा 11/2 मानना पड़ेगा। यदि y का मान मैं 0 मानता हूँ तो x का मान मानना पड़ेगा
11/5 इतना मानना पड़ेगा। अब इसके लिए हम खींचते हैं ग्राफ। क्या खींचते हैं? इतना हम जानते हैं कि हल क्षेत्र प्रथम चतुर्थांश में ही होगा, इसलिए प्रथम चतुर्थांश को ही बड़ा रख के एक खींचते हैं y अक्ष और एक खींचते हैं x अक्ष। हो गया। ग्राफ पर इसको खींचेंगे, ये हो गया हमारा x अक्ष और ये हो गया हमारा y अक्ष। ये हुआ मूल बिंदु। तो अधिकतम मान 6 तक y का जा रहा है, x का 3 से कम ही रह रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 जहाँ तक आप चाहे खींच सकते हैं। 1 2 3 4 और 1 5 माइनस भी मैंने 1 शो कर दिया। 1 2 3 4 5 6 माइनस 1 1 2 3 4 5 हो गया। x का मान a का निर्देशांक x का 0 y का 2 यहीं पर आ गया 0,2। b का बताइए 8/3। तो 8/3 का मतलब क्या हुआ? 2.666 आते जाएगा। इट मीन्स 2.7 हो जाएगा अगर दशमलव के बाद एक अंक तक लिखें। तो 2.7 कहाँ जाएगा? तो 2 के बाद जो पतला लाइन 7वां है वहाँ जाएगा। तो वही जो पतला लाइन 7वां है 2 के बाद वही हो जाएगा b का निर्देशांक कितना? 8/3,0। स्केल की सहायता से इन दोनों पॉइंट्स को हम मिलाएंगे। तो स्केल की सहायता से जब हम इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे तो इस तरह की आकृति हो जाएगी। इसके एलोंग इसका समीकरण लिख दीजिए 5x प्लस 4y। अच्छा, ये पहला है तो पहला में क्या है? पहला समीकरण इसका क्या हुआ? 3x प्लस 4y बराबर 8। अब इसी तरह हम दूसरा समीकरण लेते हैं। x का मान 0 और y का मान 11/2। 11/2 कहने का मतलब 5.5। तो y का मान 5.5 जा रहा है, यहाँ 5 ही मैंने लिया है तो उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा कम से कम कहाँ तक? 6 तक। तो 6 तक मैं इसको बढ़ा रहा हूँ। ये हो गया क्या हमारा? y अक्ष। y अक्ष है, यहाँ मैंने 5 मान लिया, यहाँ मैंने मान लिया 6। ग्राफ पर तो फिक्स है, जो मोटा लाइन है उसी पर। तो 5 और 6 के ठीक बीच में 5.5 होगा, 11/2। तो ये हो गया बिंदु C जिसका x निर्देशांक 0 y निर्देशांक 11/2। D में आइए, 11/5 का कहने का मतलब 2.2 हो जाएगा। तो 2.2 और y का मान 0, तो x अक्ष पर ही रहेगा। 2 के बाद दूसरा पॉइंट जो होगा वही पॉइंट हो जाएगा D। D कितना? 11/5,0 यह पॉइंट रहा। स्केल की सहायता से इसको हम इस पॉइंट से मिलाते हुए खींच देंगे। अब दोनों स्थिति में आप देख रहे हैं कि 0,0 हल क्षेत्र में, यहाँ भी आपने देखा हल क्षेत्र में नहीं है, यहाँ भी देखा हल क्षेत्र में नहीं है। मतलब कि इस रेखा के इस साइड, इस रेखा के इस साइड अस्पष्ट है, प्रथम चतुर्थांश में है तो इसके ऊपर है, इसके इस साइड क्षेत्र यही ना होगा। तो ये क्षेत्र हो गया। तो ये इसका आया हल क्षेत्र। क्या हुआ? हल क्षेत्र।
तो एक होता है परिबद्ध हल क्षेत्र, एक होता है अपरिबद्ध। परिबद्ध मतलब कि ऐसा क्षेत्र जो चारों तरफ से घिरा हुआ हो, और ऐसा क्षेत्र कि कोई भी एक तरफ से खुला है, जैसे एक तरफ से क्या खुला हुआ, तो ये परिबद्ध क्षेत्र हो गया और ये अपरिबद्ध। तो ये अपरिबद्ध आ रहा है, इधर से तो घेराया हुआ है लेकिन इस साइड ओपन है, तो इसमें एक प्रोसेस और बढ़ जाएगा। वो प्रोसेस क्या बढ़ेगा उसकी चर्चा होगी। पहले ये बात आप समझ लीजिए कि इस बिंदु का निर्देशांक तो हमको पता चल गया, क्या 8/3 0। इसका पता चल गया 0 11/2 कोणीय बिंदु, लेकिन इसका पता अभी नहीं चला। तो ग्राफ पर देखेंगे तो जिसका सीधा पूर्णांक के रूप में आंसर है तो सीधे आ जाएगा, लेकिन जिसका नहीं है या कोई उल्टा है तो आप रफ में इस दोनों समीकरणों को हल करके भी देख सकते हैं कि x का मान क्या आएगा और y का मान क्या है, तो पता चल जाएगा कि वही बिंदु रहेगा। तो ये दोनों समीकरणों को यदि आप रफ में हल करें, पहला समीकरण क्या है 3x + 4y = 8, दूसरा है 5x + 2y = 11। हल करने के लिए इसमें 2 से गुना कर देते हैं, इसमें 1 से, तो बताइए क्या हो जाएगा। 3x + 4y = 8, 2 से कीजिए तो 5 दूना 10, 4 दूना 8, 2 से किए हैं तो 2 दूना 4, तो 2 दूना क्या हो जाएगा 4y + 11 दूना 22। घटाने के लिए माइनस कर दिया मैं, 4y से 4y, 3 में से 10 घटेगा और 8 में से 22 घटेगा, -14। इट मीन्स कि x का मान 14/7 कितना 2। तो x का मान हमको पता चल गया क्या 2। इट मीन्स कि 2 के सामने कटेगा। y का मान, तो x का मान 2 रख दीजिए किसी में, इसी में रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा 5 दूना 10, 10 इधर आएगा तो 11 में से 10 घटेगा 1, y का मान आ जाएगा क्या 1/2। तो हमको पता चल गया कि बिंदु, मैंने रफ में ये चेक भी कर लिया कि x और y का मान क्या होगा। तो यहाँ पता चल गया कि ये जो बिंदु है इसका निर्देशांक x का 2 और y का 1/2 है। तो अब 3 जो कोणीय बिंदु है तीनों हमको ज्ञात हो गए। अब इस तीनों कोणीय बिंदु की सहायता से हम मान निकालते हैं z का। किसका मान z का मान निकालते हैं। तो पहला बिंदु कोणीय बिंदु किसी को हम पहला ले सकते हैं, और यहाँ z बराबर क्या है बताइए, z बराबर 60x + 80y। पहला कोणीय बिंदु यहीं से शुरू करते हैं, क्या है 0,11/2। तो रखिए x का मान 0 खत्म हो गया, 11/2, तो 2 से 80 कटेगा 40 कट जाएगा, और 40 में 11 से गुना कीजिए 440। सेकेंड पॉइंट आइए यही ना है 2,1/2 रखिए मान। तो x का मान 2 और y का मान 1/2, तो 60 दूना 120 और 80 गुने 1/2 40, तो कितना हो जाएगा 160। तीसरा बिंदु क्या है 8/3 और 0 है यही। तो 8/3 इसमें रखिए, तो 60 गुने 8/3 + 80 गुने 0, 3 से 60 कटेगा, 8 दूना 16, 160 प्लस 0 कितना 160 ही आएगा। मतलब b का मान जो निर्देशांक है इस पर भी कितना आया, ये a b c d मान लिए हैं, इसको मैं मान लेता हूँ e। क्या मैं मान लेता हूँ। अब जब दो बिंदुओं पर मान एक ही आ गया 160 और 160,
और न्यूनतम ही पूछ रहा है, तो न्यूनतम लागत तब पता हो गया कि 160 160। इट मीन्स इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड के प्रत्येक बिंदु पर न्यूनतम मान होगा, और न्यूनतम मान कितना होगा? 160 रुपया होगा। अब चूँकि यह अपरिबद्ध क्षेत्र है, अगर परिबद्ध होता घिरा हुआ तब इतना ही पर आंसर हो जाता, लेकिन अपरिबद्ध क्षेत्र है तो z का मान 160 मान के हम यह चेक करेंगे कि वह लाइन इसके हल क्षेत्र के अंदर नहीं होना चाहिए। तो इसमें एक प्रोसेस और बढ़ जाएगा। ये प्रोसेस उन्हीं क्वेश्चन में बढ़ेगा जिसमें खुला क्षेत्र होगा, बंद क्षेत्र में ही नहीं। तो चूँकि यह खुला क्षेत्र है तो इसमें आगे हम बढ़ते हैं, और आगे वह इस तरह से बढ़ते हैं कि तो z का न्यूनतम मान कितना आ गया? 160। इसलिए 60x प्लस 80y बराबर 160 के लिए, इसके लिए बताइए x और y का मान क्या हो जाएगा? तो यहाँ हम रखते हैं क्या? A B C D E मान लिए हैं, F और G। तो बताइए क्या हो जाएगा? x का मान यदि 0 में रखता हूँ तो y का मान हो जाएगा 2। अब बताइए y का मान यदि मैं 0 रख दूँ तो x का मान 160/60, 1 0 से 1 0 कट गया, 16/6 मतलब 8/3 हो जाएगा। अब इसका ग्राफ हम इस पर खींचते हैं, तो x का मान 0 y का 2, x का 0 y का 2 यही हुआ, बोलिए। x का 0 y का 2। तो x का मान आप देख रहे हैं 0 और y का मान 2 a पर ही रह गया, माने जो बिंदु a का निर्देशांक था वही है, f का निर्देशांक g का वही है जो b का है। मतलब कि इसका जब हम रेखा खींचेंगे तो इसी पर न रहेगा, हल क्षेत्र के अंदर तो नहीं गया। इसका मतलब है कि यह कहीं जो है हल क्षेत्र में नहीं गया। इट मीन्स कि यही मान होगा इसका क्या? न्यूनतम मान। वो परिभाषित है, कहा जाएगा कि हल क्षेत्र के अंदर नहीं गया तो क्या है? परिभाषित है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? तो इसलिए z का न्यूनतम मान बराबर में क्या हुआ? 160। अतः बिंदुओं कौन कौन हो गया? 2,1/2 तथा 8/3,0 को मिलाने वाले रेखाखंड के प्रत्येक बिंदु पर z का निम्नतम मान बराबर हो गया कितना? 160 रुपया। माने लागत निम्नतम कितना हो जाएगा? और यही हुआ इसका आंसर। बस बनाइए।